अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। होप सो आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 642 के रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये लास्ट सेमेस्टर में जो हम सब क्लास फेलोज़ के पेपर्स में आए थे, मैंने उन सब क्वेश्चंस को सोल्व किया है। देन मैंने कुछ मेगा फाइल से क्वेश्चंस लिए हैं जो कुछ मुझे लगता था हैंड आउट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैंड आउट से ये वाले क्वेश्चन बन के आपके पेपर में आ सकते हैं। उन सब क्वेश्चंस को मैंने कंबाइन करके ये कुछ नोट्स बनाए हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और होप्स और मुझे बहुत ज़्यादा 100% यकीन है कि आपका जो सब्जेक्टिव होगा वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग हैंडआउट्स को सिर्फ जस्ट लेक्चर ले लें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, देन आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आपका सब्जेक्टिव 110% इंशाल्लाह हो सकता है। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक बार खुद से नोट्स बनाने हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आपका पेपर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसकी मेगा फाइल दे सकते हैं या आप ऑब्जेक्टिव के लिए इसके हैंडआउट्स देख सकते हैं, इनके लेक्चर्स को अच्छे से ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका इतना टफ नहीं होता, सब्जेक्टिव भी इतना टफ तो नहीं होता, लेकिन वो थोड़े से ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो घुमाने वाले होते हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, हर किसी के पेपर में ये रिपीट होते हैं। लास्ट सेमेस्टर जब मेरा ये सब्जेक्ट था MTS 642 तब भी ये वाले क्वेश्चन रिपीट हुए थे। हम जितनी भी क्लास फेलोज फ्रेंड्स थी तो उन सबके पेपर्स में ये वाले क्वेश्चन आए थे। तो आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट फार्मूला ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड आल्सो पास साइलेंड्रिकल इन स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो। अब ये जिन स्टूडेंट्स ने मेरे आप लेक्चर्स लिए हैं तो उनको तो ये पता होगा कि साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या फार्मूला होता है इसका। ये हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था कि ये आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है, कस्टडी कंप्रेसिबल। अब मैंने आपको बताया था कि जो कंप्रेसिबल फ्लो होता है उसमें डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वो इनकम्प्रेसिबल में होती है। तो यहाँ हम लोग डेंसिटी को साथ लिखेंगे। तो कंप्रेसिबल फ्लो है आपका, तो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में उसका फार्मूला राइट करना है। हमने बहुत दफ़ा ये अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था। रो यहाँ पे आपने पार्शियल लेना था एक्स के अकॉर्डिंग, पार्शियल वाई के अकॉर्डिंग, पार्शियल जेड के अकॉर्डिंग। क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे आपके पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, एक एक्स होता है, वाई होता है एंड जेड होता है। तो आपने यहाँ पे जब एक्स के अकॉर्डिंग लेना है रो यू, जब वाई के अकॉर्डिंग लेना है दैन रो वी एंड देन जब जेड के अकॉर्डिंग लेना है तो यहाँ पे रो डब्ल्यू आएगा। ये आपने याद रखना है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फार्मूला है किसका, स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो का। नेक्स्ट आपने साइलेंड्रिकल के लिए बताना, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें आपके पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक आर होता है, एक थीटा होता है और एक जेड होता है। तो आपने सबसे पहले आर के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेट, देन थीटा के अकॉर्डिंग, देन जेड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जब आपने आर के अकॉर्डिंग लेना है, यहाँ पे आपने लिखना है रो म्यू आर, यहाँ रो म्यू थीटा और यहाँ पे रो म्यू जेड। अब इतना आपने याद रखना है कि यहाँ पे जब आपने आर के अकॉर्डिंग एंड जब आपने थीटा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, मैंने आपको बताया था आपने स्टार्ट में लिखना है 1/r एंड 1/r और यहाँ पर भी आर आएगा। तो इस फार्मूले को आपने अच्छे से इसको लिख के आपने याद करना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो फार्मूला है, ये क्वेश्चन है ये कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो का फार्मूला राइट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो ये आपके पेपर में आ सकता है। इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखने, अक्सर स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं 1/r जस्ट इन दोनों में होगा, थर्ड टर्म के साथ नहीं होगा। और यहाँ पे आर होगा यहाँ पर और यहाँ पर आर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फार्मूला ऑफ कार्टेशियन एंड साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इन स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा फ्लो है जिसमें डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है। तो फार्मूला तो ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेंसिटी गायब हो जाएगी। जब डेंसिटी कॉन्स्टेंट है तो डेंसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट आपने जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात होगी तो आपने क्या लिखना है, फार्मूला पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जेड। और साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या फार्मूला इसका बनेगा, 1/r पार्शियल बाई पार्शियल आर म्यू आर, 1/r पार्शियल बाई पार्शियल थीटा म्यू थीटा, पार्शियल बाई पार्शियल जेड यू जेड। देखें अब ये दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम है, बस चेंज इतना है कि जहाँ पर स्टेडी कंप्रेसिबल की बात होगी आप साथ म्यू लिखेंगे और म्यू कह रही हूँ रो लिखेंगे क्योंकि रो डेंसिटी को कहते हैं। और जहाँ पर इनकम्प्रेसिबल की बात होगी वहाँ पर आप लोग डेंसिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये मेरे अपने पेपर में आया था, तो ये तो आपने मस्ट करना है और ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है। ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स के पेपर में ये आता है कि आपने प्रूफ करना होता है v = r थीटा एंड a = r अल्फा। अब यहाँ पे जो v है ये लीनियर वेलोसिटी है और ये जो w है ये एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ पे ये a एक्सेलरेशन है और ये a क्या अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। पहले चले हम इसको प्रूफ करते हैं, v = r थीटा। अब यहाँ पे आपको ना ओमेगा की वैल्यू चाहिए। ओमेगा
तक आपको पता होगा कि ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ी होगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका आप लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो यहाँ पे आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है, थीटा की वैल्यू होती है एल बाई आर, ठीक है। यहाँ पे डी बाई डी टी ऐसे ही आ जाएगा, थीटा की जगह आप लोगों ने लिखना एल बाई आर। अब देखें आर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे 1 बाई आर, यहाँ पे बचेगा डी एल बाई डी टी। डी एल बाई डी टी का इक्वल होता है वी के। तो ये वहाँ यहाँ आप वी लिख देंगे तो ये देखें आपके पास फार्मूला, ये आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा वी इक्वल टू आर ओमेगा का। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। फिंगर टिप्स पे रट के जाएँ इसको, जो भी करें, लेकिन ये आपके पेपर में समझ नहीं आ चुका है तो इसको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपके पास है ए इज इक्वल टू आर अल्फा, आपने इसको प्रूव करना है। सेम वही चीज़ हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें अल्फा का फार्मूला चाहिए। अल्फा का आपको पता होगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखें डी ओमेगा बाई डी टी है। अब यहाँ से आप अगर डी ऑफ डी टी को अलग कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, जस्ट ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अभी हमने देखी है कि क्या होती है, डी थीटा बाई डी टी। अब यहाँ पे आप डी थीटा बाई डी टी ओमेगा की जगह पुट करेंगे, डी बाई टी ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर बन जाएगा, डी का स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा की वही वैल्यू। अब नेक्स्ट आपके स्टेप रिपीट होंगे, यहाँ पे एल बाई आर है तो यहाँ पर भी एल बाई आर पुट करेंगे। फिर यहाँ पर भी जैसे हमने आर को एक कॉन्स्टेंट लिया था, स्टार्ट में ले लिया था, यहाँ पे भी सेपरेट कर लें 1 बाई आर को, यहाँ पे बचेगा डी स्क्वायर एल बाई डी टी स्क्वायर। अब देखें डी एल बाई डी टी वी के इक्वल होता है, और डी स्क्वायर एल बाई डी टी स्क्वायर ये ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू आर अल्फा। होप सो समझ आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू इक्वल होता है डी थीटा बाई डी टी के, थीटा की जगह एल बाई आर पुट करेंगे, आप आर को स्टार्ट में ले आएंगे, देन आप सिंपल ये जो इक्वल होता है वो वी के इक्वल होता है। यहाँ से आपका ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट ओमेगा की वैल्यू पुट किया, डी बाई डी को सेपरेट किया, देन आपने थीटा की जगह एल बाई आर पुट किया, 1 बाई आर को सेपरेट निकाल लिया, डी स्क्वायर एल बाई डी टी स्क्वायर ये ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने निकाली ए इज इक्वल टू आर, सॉरी यहाँ पे अल्फा है, ओमेगा नहीं आएगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 4 टाइप्स ऑफ डायमेंशनल पैरामीटर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला है कि आपने कोई भी डायमेंशन लेस पैरामीटर राइट करें। ये भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने सेपरेट निकाल के ये नोट्स बनाए हैं, तो इन पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, वरना ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हम लोग अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। डायमेंशनलेस पैरामीटर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था, रेनॉल्ड नंबर, फ्राउड नंबर, स्ट्रेबल नंबर एंड यूलर नंबर। ये 4 होते हैं जो डायमेंशनलेस पैरामीटर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि फ्राउड नंबर क्या होता है, तो आपने बताना है क्या है, डायमेंशनलेस पैरामीटर है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे इनमें से किसी का भी फार्मूला पूछ सकते हैं, आपको याद होगा। ये भी मैंने आपको लिख के बताए थे कि आपने इन फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर करना है। फ्राउड नंबर का फार्मूला होता है वी बाई जी एल का स्क्वायर रूट। अब ये वो आपको वी और एल की वैल्यू दे के वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फ्राउड नंबर को फाइंड आउट करें। मतलब कि आपने इन फार्मूलों को अच्छे से याद रखना है। ये आपके न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं, या आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, आपके सब्जेक्टिव में आ सकता है कि इसका फार्मूला लिखें, मैच नंबर का फार्मूला लिखें, वेबर नंबर का फार्मूला लिखें, यूलर नंबर का फार्मूला लिखें। तो आपने इन फार्मूला को भी अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा ईजी है, वेलोसिटी कंपोनेंट, और ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में मस्ट 100% मस्ट है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो सोचिएगा भी नहीं कि आपने इनको स्किप करना है, बल्कि इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 2D फ्लो इज़, अब यहाँ पे देखें आपको यू की वैल्यू गिवन है 2.5y प्लस 0.9x के, ये किसकी वैल्यू है, यू की। आपने v को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है कि यू की वैल्यू आपको गिवन है, v की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। ये देखें मैंने ये भी आपको बताया था कि इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना होता है। आपने देखिए इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इट्स मीन्स कि आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इनकम्प्रेसिबल वाला जिनमें रो का जिक्र भी नहीं होगा। तो चलिए लगाते हैं। आप देखें यहाँ पे जस्ट u एंड v का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 डायमेंशियल है। 2 डायमेंशियल में अब ओमेगा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले हम लोग लिखते हैं फार्मूला। ये अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है यू वी वाला, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फार्मूला होता है पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जेड। अब यहाँ पे देखें ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 डायमेंशियल है, तो इसको 0 कर दें। अब आपके पास ये दोनों बचेंगे, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एंड पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, जब एक टर्म को हम सेकंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए वी चाहिए
चाहिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले u को डेरिवेटिव लेंगे किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग। ये है आपका u, तो इस u को आप लिखेंगे यहाँ पे, u की जो वैल्यू लिखेंगे उसका आप डेरिवेटिव लेंगे x के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें है y, तो ये तो आप ले नहीं सकते इसका डेरिवेटिव, इसका लेंगे तो ये 2 0.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 को 0.9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.8x। तो देखें यहाँ पे पार्शियल u बाई पार्शियल x की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो क्या आती है 1.x। यहाँ पे आपने मतलब क्या किया, अपनी पार्शियल u बाई पार्शियल x है तो आपने u के टर्म को x के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव लिया, आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्शियल v बाई पार्शियल y। अब देखें पार्शियल v बाई पार्शियल y किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, मतलब आप यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और इसके जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.8x। अब देखें आपको जस्ट यहाँ पे v चाहिए लेकिन यहाँ पर तो इसके साथ ये टर्म भी है, तो हम इस क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसको, y के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा, जब डेरिवेटिव इंटीग्रेट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये d पार्शियल y ये यहाँ पे आ जाएगा, ये d से इंटीग्रेटेड वाला कैंसिल होकर यहाँ पे जस्ट v बच जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1.8xy और साथ जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म को ऐड करते हैं तो ये वो वाली कॉन्स्टेंट टर्म है f(x) -1.8xy प्लस f(x), ये आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है और यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली जो कि क्या थी -1.8xy। और यहाँ पे जस्ट x है, जब आपने इसको y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे साथ y भी आ गया। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिलेशन फॉर कंट्रोल वॉल्यूम, व्हाट डज एक्सप्रेशन स्टेट। अब ये भी आप लोगों ने जब हम आपने लेक्चर्स लिए होंगे तो ये हमने तब भी डिस्कस किया था। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या फार्मूला होता है, डी रो बाई पार्शियल टी डी वी प्लस रो वी डॉट एन डी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम लोग सी वी एंड कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये भी आपने क्वेश्चंस बहुत दफ़ा किया था जब हमने लेक्चर्स किए थे। अब यहाँ पे देखें ये रो वी डॉट डी एन, इसको आप ऐसे, ये डी रो बाई डी टी को आप ऐसे लिख सकते हैं, मैस इन एंड मैस आउट। यहाँ से आप लोग इजीली ये वाला सेंटेंस लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस विद इन कंट्रोल वॉल्यूम, कि कितना मैस चेंज हो रहा है एक कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, वो किसके इक्वल होता है, कि कितना मैस फ्लो कर रहा है सिस्टम के अंदर और कितना मैस फ्लो कर रहा है सिस्टम के बाहर। अगर आप उन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस के। आपने याद रखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस किसके इक्वल होता है, मैस फ्लोस इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम एंड डिफरेंस बिटवीन मैस फ्लोज इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम एंड मैस फ्लोज आउटसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपने पहले ये वाला सेंटेंस लिखना है जो कि होता है कंजर्वेशन ऑफ मैस रिलेशन का। देन आपने यहाँ पे डी रो बाई डी टी लिखना है और ये वाला लाइन लिख के, यानी ये आप लिखें या ना लिखें की बात है, लेकिन यहाँ तक आपने मस्ट करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हमने किया था और मैंने आपको बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है। नेम 3 नेसेसरी कंडीशंस टू कंप्लीट सिमिलैरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप और मॉडल में कौन सी 3 सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ये हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट वन होती है जियोमेट्रिक सिमिलरिटी, सेकंड वन होते हैं काइनेटिक और थर्ड वन होते हैं डायनामिक। और ये हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे जस्ट उन्होंने नेम पूछे हुए हैं तो आपने सिर्फ नेम याद रखने हैं, जियोमेट्रिक, काइनेमेटिक एंड डायनामिक। नेक्स्ट है आपके पास राइट लीनियर मोमेंटम इन न्यूटन सेकंड लॉ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन सबको ही आता है कि क्या होता है, F = m में। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है। अब एक्सेलरेशन के बारे में आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हैं, डी वी बाई डी टी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा एम में इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा एम वी। अब एम वी के बारे में सबको ही पता है कि एम वी क्या होता है, पी जो आपके पास मोमेंटम होता है वो पी किसके इक्वल होता है, एम वी के। तो ये क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, फोर्स के। फोर्स क्या है, ये आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या डिस्क्राइब करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब करता है। हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक ही हमने वैल्यू पुट किया जो कि होती है डी वी बाई डी टी। नेक्स्ट आपने एम को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये एम वी हो जाएगा और ये एम वी किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के। तो यहाँ से देखकर हम इजीली कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज जो आपके पास सेकेंड लॉ होता है मोशन का, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है डिफाइन नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन कब नॉर्मलाइज्ड होती है, इफ नॉन डायमेंशनल टर्म इन इक्वेशन आर ऑफ ऑर्डर यूनिटी, कि जितनी भी नॉन डायमेंशनल टर्म्स हैं किसी भी इक्वेशन में, जितनी भी नॉन डायमेंशनल टर्म्स हैं आप उनका ऑर्डर अगर यूनिटी हो तो आप उस इक्वेशन को कहते हैं नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन। और उसमें जो जितनी भी टर्म्स होती हैं वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होती हैं। अब देखिए नॉन डायमेंशनल है, नॉन डायमेंशनल टर्म्स की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि उस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होंगी उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती उन टर्म्स की इक्वेशन को क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन। और इसको कैसे शो करते हैं, डी स्क्वायर जेड डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -g।
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर अ स्टेडी वेलोसिटी फील्ड गिवन बाय वी क्या है यू आर यू वी डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखें आपको पास ये यू की वैल्यू होती है, ये वी की होती है, डब्ल्यू की होती है। आप जस्ट इक्वेशन को देखा करें, इक्वेशन में जो आई के साथ होता है वो यू की वैल्यू होती है, जे वाली वी की वैल्यू होती है और ये के वाली आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू होती है। नेक्स्ट आप ये चीज़ देखा करें कि आपके पास जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल है, ये कंप्रेसिबल है, यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल है। आप देखें ये 3 डायमेंशनल है और जो आपके पास फ्लो है वो क्या है 3D इनकम्प्रेसिबल है। तो आपको इसका फार्मूला भी आता होगा। तो सबसे पहले हम लोग यू वी डब्ल्यू की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से ये हमने किया, फिर हमने ये भी लिख दिया कि आपके पास फ्लो स्टेडी है और क्या है इनकम्प्रेसिबल है। देन देखें आपके पास आप ये फार्मूला आपको फिंगर टिप्स पे रट जाना चाहिए, जितनी बार हम इसको कर चुके हैं। इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल के लिए मैंने आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जो आपके पास डेंसिटी होगी वो 0 होगी। डेंसिटी को नहीं लिखेंगे हम लोग, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई एंड पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जेड। अब आपके पास यू वी डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, आपने इनका डेरिवेटिव लेना है, इसका एक्स के अकॉर्डिंग, इसका वाई के अकॉर्डिंग, इसका जेड के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2axy, ये वाला टर्म 0। इसका पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई करेंगे तो 2bxy आ जाएगा। इसका जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा बिकॉज इसमें जेड वाली कोई टर्म है ही नहीं। अब आपने यहाँ पे करना है इन तीनों को प्लस, इन तीनों को करेंगे प्लस 2ax/2bxy प्लस 0 = 0। यहाँ पे इस टर्म को अगर आप सेकंड साइड पे ले आए xy से xy कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा a = -b। तो आपके पास ये फ्लो कब कंप्रेसिबल हो सकता है जब a = क्या होगा -b होगा। सिंपल आपने यहाँ तक इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको यू वी डब्ल्यू के वैल्यू गिवन है, फ्लो का आपको बता दिया गया है वो इनकम्प्रेसिबल है। सिंपल आपको ये फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। आपने पार्शियल वे पार्शियल एक्स, पार्शियल वे पार्शियल वाई, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जेड ये क्या देखें। जहाँ पर भी मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, आपने पहले क्वेश्चन को देखना है। अब देखें यहाँ पे यू वी डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और सेकंड चीज़ आप देखें इनकम्प्रेसिबल है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इनकम्प्रेसिबल का ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे यू वी जेड यू वी डब्ल्यू की जगह आपको वैल्यू गिवन होती थीटा की, जेड की, आर की, तो आप उनमें यूज़ करते हैं वो साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है, उनमें फिर आप उनका फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्टेशियन का वाला फार्मूला इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि उसी में ही यू वी डब्ल्यू आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ नॉन डायमेंशनल इक्वेशन एंड प्रूव दैट डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर = -g। अब यहाँ पे देखें आप लोगों ने डायमेंशन फाइंड आउट करने की एक नॉन डायमेंशनल इक्वेशन की और उसमें प्रूव करना है कि आपके पास क्या डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर किसके इक्वल हो -g के। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको आपने प्रूव करना है आपके पास। ये अब आपने अगर मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपको ये पता होगा, ये भी हमने एक इक्वेशन राइट की थी, z = z0 प्लस ω0t -1/2 g/t²। अब इनकी डायमेंशन आपने राइट करनी है। z की डायमेंशन वही होती है जो लेंथ की होती है, t की t ही होती है, z0 की भी l होती है, w0 का आप सबको पता है ये क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी की जब l होती है वेलोसिटी और t की t होती है तो यहाँ पे l/t आ जाएगा। यहाँ पे g आप सबको पता है ये क्या होता है, वही इसकी डायमेंशन होती है जो एक्सेलरेशन की होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर मतलब m/s-2 मीटर पर सेकंड। तो ये आपने देखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे l/t² हो जाएगा। अब इन सब के डायमेंशंस आपने देख लें। अब यहाँ पे हमें डायमेंशन किस किस की चाहिए, ज़रा आप इस क्वेश्चन में देखें। आपको z0 की चाहिए और किसकी t की चाहिए। तो अभी देखें आपने क्या करना है, यहाँ से आपने z* को बाई z* इक्वल होता है z/z0 के, t0 इक्वल होता है ω0t ओवर z0। ये z अब यहाँ से आप z को सब सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे z* z0 आ जाएगा और यहाँ पे जब t को सेपरेट करेंगे तो ये सारी वैल्यू ये इधर आ जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा t* z0 ओवर ω0। फार्मूला आपको गिवन है ये वाला, डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर = -g। यहाँ पे अब आपके पास z की वैल्यू भी आ गई, आपके पास t की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे आपने z की जगह ये लिखना है t की जगह आप लोगों ने ये लिखनी है, ठीक है। जब ये आप लोग लिखेंगे नेक्स्ट आप लोग सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये देखें ये ω0 स्केल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। आपको पता है जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर में जाके हम लोग उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे w0², इन दोनों का स्केयर हो जाएगा डी स्क्वायर और z0 का स्केयर। यहाँ पे नीचे क्या बचेगा z0 dt², ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया -1 का। अब यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं -g का, यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं कि ये -1 के इक्वल है। फ्रॉड लॉ का
आपको ये फार्मूला पता है कि ये इक्वल होता है एफ आर इज इक्वल टू डब्ल्यू नाट जी जेड नाट। जस्ट आपने यहाँ पे नाट लगाया, लेकिन वहाँ पे जो हमने पहले किया था वो हम लोग कहते हैं जी जेड डब्ल्यू बाई जी जेड, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नाट लगा दिया है नॉन डायमेंशनल के लिए। अब यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर जेड स्टार ओवर डी टी स्क्वायर स्टार ये किसके इक्वल होता है -1 बाई एफ आर स्क्वायर। ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट हैं। अब ये देखें, मुझे खुद समझ आ रही है कि अगर आप मेरा ये लेक्चर में ये क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसके लिए आप लोगों ने करना ये है, आपने सबसे पहले इसको देखना है कि आपको यहाँ पे Z और T की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और एक इस इक्वेशन को आप लोग अपने माइंड में रखें, एक ये वाली कि Z इक्वल टू जेड नाट ओमेगा नाट ए -1 बाई 2 जी टी स्क्वायर। यहाँ से अब आप लोगों को डायमेंशन पता होना चाहिए, इसकी क्या डायमेंशन होती है, इसकी T की क्या होती है, G की क्या होती है डायमेंशन। फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए Z स्टार Z ओवर जेड नाट के इक्वल होता है और T स्टार W नाट T ओवर जेड नाट के इक्वल होता है। यहाँ से हम लोग Z और T की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं और ला के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सिंपल पुट करने के बाद आप पहले इसको -G के इक्वल लिखें, देन आप इसको -1 के इक्वल लिखें। यहाँ तक हमने प्रूफ करना था। यह डी स्क्वायर Z ओवर डी स्क्वायर T के माइनस जी के इक्वल होता है, देना जब आपने इसके डेरिवेटिव लिया तो -1 के इक्वल आया। यहाँ तक भी अगर आप कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। MTS 6 पार्टों में मैं कहती हूँ अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है वो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसके अलावा और कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे लीजिएगा, इसकी 2 से 3 दफ़ा हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ये भी हो जाएगा, ठीक है। और ये बात आपने अपने MCQs के लिए याद रखें कि ये जो नॉन डायमेंशनल इक्वेशन होती है इसको कहते हैं नॉन डायमेंशनल इक्वेशन। ये -1 बाई 2 एफ आर स्क्वायर के इक्वल होती है, -1 ओवर एफ आर स्क्वायर के इक्वल होती है। यहाँ से आप लोग ये वाला रिजल्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर से वही सारे इजी क्वेश्चंस आ गए हैं। स्टेट एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, राइट एक्सप्रेशन अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम की आपने इक्वेशन राइट करनी है एक्स एक्सिस में भी एंड वाई एक्सिस में भी। एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन आपको हमने ये अपने लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि ये होती है m इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह आप लोगों ने लिखना होता है डी ओमेगा बाई डी टी, क्योंकि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है और एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी के। तो यहाँ पे आप लिख दें डी ओमेगा बाई डी टी, आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा डी आई ओमेगा बाई डी टी। आई ओमेगा का आप सबको पता है कि वो रेट ऑफ चेंज वो एंगुलर मोमेंटम का इक्वल होता है, एच इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। तो यहाँ पे आई ओमेगा की जगह आपने जस्ट एच लिख दिया तो ये हो गया डी एच बाई डी टी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपने एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिखना है एक्स एक्सिस में भी एंड वाई एक्सिस में भी। अब अगर सिंपल आप इसका फार्मूला लिखें एंगुलर मोमेंटम का तो होता है m इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह आप उसका ये फार्मूला पुट करेंगे, किसके इक्वल होता है डी ओमेगा बाई डी टी के। देन आई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई ओमेगा हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा डी एच बाई डी टी। अब यहाँ पे देखें आप लोगों ने इसी फार्मूले को एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी राइट करना है। क्वेश्चन में था तो जब एक्स एक्सिस में फाइंड आउट करें तो एम के साथ एक्स आ जाएगा और ओमेगा के साथ एक्स आ जाएगा, या आ जाए ये एच के साथ एक्स आ जाएगा। और वाई एक्सिस में जस्ट आई के साथ भी वाई, ओमेगा के साथ वाई और यहाँ पे एच के साथ वाई, और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है तो आपने इसको लाजमी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास एंगुलर मोमेंटम फॉर इनलेट एंड आउटलेट फॉर स्टेडी एक्सप्रेशन। अब देखें ये भी आप लोगों ने किया था स्टेडी एक्सप्रेशन का ये वाला फार्मूला, ये बहुत दफ़ा आपने अपने हैंडआउट्स में जब मैंने आपको लेक्चर्स करवाए थे तो उनमें आप लोगों ने किया था आर क्रॉस वी रो वी आर डॉट एंड डी ए, ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने राइट करना है किसमें, इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट एंड आउटलेट का मतलब है कितना मैस अंदर एंटर हो रहा है और कितना बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं कि आपने फर्स्ट टर्म को ऐसे ही राइट किया और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि इनलेट एंड आउटलेट, आउटलेट का मतलब आर एम डॉट वी और आर एम डॉट भी लिख लें या क्रॉस वी यूज़ कर लें। डॉट का मतलब भी क्रॉस ही होता है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो रही है, आर एम क्रॉस वी माइनस यहाँ पे इन आर क्रॉस एम वी। अब यहाँ पे देखें ये टर्म जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे जस्ट ये बचेगा आर क्लास एम वी इंटू आर क्लास एम वी। क्यों? क्योंकि आपने बताना है क्या कि ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो है द अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद इन कंट्रोल वॉल्यूम के एंगुलर मोमेंटम कंट्रोल वॉल्यूम में रिमेन कांस्टेंट रहता है। याद रखना है जब भी स्टेडी एक्सप्रेशंस की बात होगी आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वहाँ पे कांस्टेंट। तो ये वाली जो टर्म है ये हो जाएगी ज़ीरो। यहाँ पे जस्ट बचेगा आर एम वी माइनस आर एम वी। यहाँ पे जस्ट आउट और इन लिख देंगे आप लोग। स्केलर फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हैं कि आर एम वी आउट एंड माइनस आर एम वी यहाँ पे मतलब माइनस का साइन लगाना है। और यहाँ पे अनस्टेडी की जब हम बात करेंगे तो आपने सेम यही वाला फार्मूला उठा के अगेन लिखना है रो वी डी वी। मतलब ये देखें यहाँ पे उन्होंने बस मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं किया गया। ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे वो बात नहीं हो रही। जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए उन्होंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यही वाली जो लाइन थी वो हमने अगेन अनस्टेडी में भी लिखनी है रो वी डी वी। यहाँ पे भी रो वी डी वी था, यहाँ पे आर एम वी और आर एम वी इनको सेम ऐसे लिखना है, बी एम भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे आप आर एम
RMV कर देंगे नीचे वाले स्टेप में, या यहाँ पर भी RMV कर दे। कोई आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हर स्टेप में फार्मूला क्यों चेंज हो जाता है, फार्मूला एक ही होता है, बस वो थोड़ा बहुत टर्म्स में चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, होल आपके पास फ्लो विद नो एक्सटर्नल मूवमेंट। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं है तो आप सिंपल यही वाले स्टेप्स को अगेन यहाँ पे लिख सकती हैं। मतलब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपने लिखना क्या है कि आपने स्टेडी फ्लो के लिए उन्होंने अनस्टेडी का नहीं बोला, ये मैंने खुद से ऐड किया था कि अगर वो अनस्टेडी का भी पूछ लें तब आपने इस फार्मूले को कैसे राइट करना है। क्वेश्चन में है कि आपने स्टेडी एक्सप्रेशन राइट करना है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। ये फार्मूला आपने अपने फिंगर टिप्स पे याद करना है। फिंगर टिप्स में याद करने के बाद आपने याद रखना है कि जो स्टेडी एक्सप्रेशन होता है उसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होता है। जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब है कि ये जो R क्रॉस V रो dV है ये 0 हो जाएगा। जस्ट आपके पास ये दो टर्म्स बचेंगी आंसर में, यही दो टर्म्स हमने लिखनी है। स्टेडी फ्लो में जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है वो ये वाला फार्मूला होता है। क्यों ये होता है, क्योंकि उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये वाली टर्म ये 0 हो जाती है स्टेडी फ्लो में, तो जस्ट यही वाला आता है। तो आपने इसको अच्छे से अपने माइंड में रखना है। अनस्टेडी फ्लो की बात की जाए, आपने सेम उसी फार्मूले को उठा के अगेन लिखना है। यहाँ पे आपके पास कोई एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होता, तो अब इसका यही वाला एक्सप्रेशन अगर आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राइट एक्सप्लोरेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिलेशन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको लेक्चर्स में करवाया था। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैस की बात हो रही है। कंजर्वेशन ऑफ मैस का मतलब है, जब भी हम कंजर्वेशन का जिक्र करते हैं उसका मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वो जो मैस जिसका भी कंजर्वेशन है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। जहाँ पे मैस की बात हो रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस, ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यहाँ से हम ये भी स्टेट कर सकते हैं कि कितना मैस अंदर एंटर हो रहा है, कितना बाहर जा रहा है। अगर आप उन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ उस मैस के। यहाँ पे उन्होंने यही बात लिखी है कि कितना मैस अंदर एंटर हो रहा था और कितना बाहर जा रहा था, ये किसके इक्वल है, d/dt mcv। cv ये साथ नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ है cv, यहाँ पे मतलब नीचे लिखा हुआ है, और इसका मतलब ये है कि कंट्रोल वॉल्यूम में मैस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि mcv क्या होता है। तो यहाँ पे यही वाली बात लिखी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस ये किसके इक्वल होता है, तो कितना मैस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जा रहा है और कितना वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर जा रहा है। सिंपल यही वाला स्टेप, ये वाला स्टेप अगर आप लिख देंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैस ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस ये क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। और ये किसके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कितना मैस डिफरेंस बिटवीन कि कितना मैस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जा रहा है और कितना कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर जा रहा है। नेक्स्ट ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था। अगर बाउंड्रीज की बात की जाए, रो वी डी वी रो वी डॉट एंड डी है, ये देखें यही वाली बात उन्होंने यहाँ पे अगेन लिख दी है कि ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। बस यहाँ पे आपने याद रखना है कि d/t रो डी ये किसके इक्वल होता है, m in - m1 आउट। मतलब यही बात को उन्होंने फिर से यहाँ पे लिख दिया है। बस वो एक ही स्टेप को ना रिपीट करते रहते हैं, उनको बार बार लिख देते हैं, थोड़ा बहुत घुमा के लिख देते हैं, और स्टूडेंट्स को लगता है कि MTS 642 बहुत टफ सब्जेक्ट है। ये बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको एक बार गौर से कर लें, एक बार आप उनके फार्मूलों के नोट्स बना लेना, तो कि इसका ये फार्मूला है, आप वही वाला फार्मूला लगा के उस क्वेश्चन में सोल्व करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये जब आप लोग फार्मूला लिखेंगे नहीं तो ये सारे फार्मूले आप लोगों से मिक्सअप होंगे, और जब आप करने लगेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करें, वहाँ क्यों ये वाला यूज़ कर रहे हैं। आप सिंपल हेडिंग दे नीचे फार्मूला लिखें, जस्ट फार्मूला को नोट्स बनाएं, और ये बाकी आप से अपनी सेल्फ राइटिंग में भी लिख सकते हैं। ये सिंपल फिजिक्स है। कंजर्वेशन ऑफ मैस का क्या आपको नहीं पता, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कि वो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपने मतलब 9-10 से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मैस उन्होंने चेंज किया है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आप लोगों ने पढ़ा, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सब कुछ। कंजर्वेशन में ये रेट ऑफ चेंज ये उस 0 के इक्वल होता है। देन हम ये लिख देते हैं कि जितना अंदर एंटर हुआ बाहर एंटर हुआ वो उसके इक्वल है रेट ऑफ चेंज के। सिंपल वही बात उन्होंने यहाँ पे रिपीट की हुई है, और कुछ भी न्यू नहीं है। नेक्स्ट अब ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि डायमेंशन क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं। तो यहाँ आप लोग ये करने लगे हैं, डायमेंशन होती है किसी भी आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं और वहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो तो उसको कहते हैं मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्या कहते हैं, डायमेंशन। यूनिट क्या होते हैं, द मैग्नीट्यूड डेट वी असाइन टू डायमेंशन। हम किस डायमेंशंस को जो मैग्नीट्यूड देते हैं तो उसको आप लोग यूनिट का नेम देते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे पेपर में भी आया था कि डायमेंशन और यूनिट में क्या डिफरेंस है। नेट प्राइमरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट, बचपन से ये भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। प्राइमरी यूनिट जो बेसिक यूनिट्स होते हैं, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ लाइट, ये जो 7 होते हैं इनको प्राइमरी यूनिट कहते हैं। और जो इन प्राइमरी यूनिट से यूनिट्स बनते हैं इनको कहते हैं सेकेंडरी यूनिट। जैसे कि फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी यूनिट्स कहते हैं, जो इन प्राइमरी यूनिट
से बनते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ को एक्सपेंड करना है डी रो बाई डी टी। अब इस देखें ये वही चीज़ आगे आपने आर थीटा जी में इसको एक्सप्रेस करना है। मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। आपने इसकी जगह साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का फार्मूला लिख देना, ये स्टार्ट में ऐसे ही आ जाएगा। अगर वो यहाँ पे बात करें आर थीटा जी की तो आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का, और अगर यहाँ पे बात हो जाए यू वी डब्ल्यू की तब आप लोग यहाँ पे वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला। और यहाँ पे उन्होंने ये हमें नहीं बताया कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल, तो आप यहाँ पे म्यू लिखेंगे। अगर वो कंप्रेसिबल का कह देती हैं तब आप म्यू लिखेंगे, अगर वो इनकम्प्रेसिबल का कह देती हैं देन आप लोग म्यू को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है ये भी। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट में आपको पता है कि आप फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड टर्म ऐसे आ जाते हैं, फिर प्लस सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं और फर्स्ट ऐसे आ जाते हैं। यही बात उन्होंने लिखा, पहले उन्होंने वी को निकाल लिया तो ये रो में ये डेल्टा ऑपरेटर रो बचा, देन आपने रो को निकाल लिया तो ये दो बचे। मतलब पहले आपने क्या करना है, डेल्टा ऑपरेटर को रो के साथ लिखना है, देन आपने डेल्टा ऑपरेटर को वी के साथ लिखना है। जब डेल्टा ऑपरेटर को रो के साथ लिखेंगे तो वी स्टार्ट में आएगा, और जब डेल्टा ऑपरेटर को वी के साथ लिखेंगे तो रो स्टार्ट में आएगा। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, स्टेट डाइवर्जेंस थ्योरम को राइट करना है। द डाइवर्जेंस थ्योरम इज आल्सो नोन एज गासेस थ्योरम, इसको गासेस थ्योरम भी कहते हैं। और इट इज़ अलाउ अस टू कन्वर्ट वॉल्यूम। अब मैंने आपको अपने लेक्चर में भी बताया था कि जो गासेस थ्योरम होता है ये वॉल्यूम इंटीग्रल, इसमें हम वॉल्यूम इंटीग्रल को चेंज करते हैं किसमें, सरफेस इंटीग्रल में। तो ये आपने स्टेटमेंट को भी याद रखना है और आपने इसको भी याद रखना है। ये मैंने बहुत दफ़ा करवाया था। डेल्टा इंटीग्रल डेल्टा ऑपरेटर डॉट जी डी वी, ये किसके इक्वल होता है, जी डॉट एन डी ए के। यहाँ पे आपने वी लिखना है वॉल्यूम इंटीग्रल, यहाँ पे आपने ए लिखना है सरफेस इंटीग्रल। बताना है कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, किसी का भी डाइवर्जेंस वेक्टर का वॉल्यूम इंटीग्रल वो होता है, उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं किसमें, सरफेस इंटीग्रल में। ये आपने स्टेप लिखना है, डाइवर्जेंस थ्योरम को स्ट्रेट भी करना है और इसका ये फार्मूला भी लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने इसको एक्सप्रेस करवाना है किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। यही बात जो मैं आपको अभी यहाँ बता के आई हूँ। यहाँ पे देखें आपने आर थीटा जी का फार्मूला लगाया था, ठीक है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे कह रहे हैं एक्स वाई जेड का, मतलब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, वो वाला पार्शियल बाय पार्शियल यू, पार्शियल बाय पार्शियल वी, पार्शियल बाय पार्शियल जेड। फिर यहाँ पे आप लोग लिखते हैं रो म्यू एक्स, रो यू एक्स, रो यू वाई एंड रो यू जेड। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपने इसको एक्सप्रेस करवाना है। फर्स्ट टर्म ऐसी आ जाएगी, इसमें आप एक्सप्रेस करवाएंगे यू वी डब्ल्यू वाले वो फार्मूला जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा था। जैसे यहाँ पे आर थीटा जी को आपने एक्सप्रेस किया है, यहाँ पे आप इसको एक्सप्रेस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो कि होती हैं यू वी एंड डब्ल्यू। होप सो आपको मेरे इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको MT6 फोटो थोड़ी सी भी मुश्किल लगती है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके यहाँ से सब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह इसके MCQs के लिए भी एक अच्छे से नोट्स बना के उस पर आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पेपर्स की तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।